गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एथेने गिडेंस बीए थर्ड ईयर की में एथेने गिडेंस के जीवन चरित्र, उनकी प्रमुख रचनाएं तथा उनके विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एथेने गिडेंस जो थे उन्होंने आधुनिकता के बारे में अपने अत्यधिक विचार दिए थे। वे लंदन से थे और उन्होंने जो है अपने जीवन में विभिन्न लेख, निबंध, समीक्षाएं करी। एक प्रमुख समाजशास्त्री माने जाते थे। इनका दृष्टिकोण अंतर विषयक था, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी पर इन्होंने अपने विचार दिए थे। इन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान, विज्ञान, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, सांस्कृतिक अध्ययन तथा राजनीति के क्षेत्र में अपना प्रमुख कार्य किया था। इन्होंने राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर समाज के विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं की व्याख्या की और सैद्धांतिक मॉडल भी निर्माण किया। गिडेंस ने समाजशास्त्र की जांच पर समाजशास्त्र की भूमिका की परीक्षा की। इन्होंने संरचनाकरण सिद्धांत तथा सामाजिक संरचना तथा कार्य में परस्पर क्रिया का विश्लेषण भी प्रस्तुत किया। गिडेंस ने लोगों की स्वतंत्रता तथा सामाजिक संरचना एवं कार्य के मध्य क्रिया का विश्लेषण किया है, जिसे एजेंसी के रूप में माना जाता है। आपने स्वयं व समाज के मध्य संबंधों की विवेचना करी है। यह भी स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से लोगों को अपनी पहचान का आकलन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गिडेंस ने समाज के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की एक पूरी श्रृंखला के बारे में लिखा है। कुल मिलाकर इन्होंने अपने कार्य में आधुनिकता राजनीति को समझने के लिए नए दृष्टिकोण को प्रदान किया है। गिडेंस के परिचय के पश्चात हम बात करते हैं गिडेंस द्वारा किए गए संरचनाकरण के सिद्धांत के बारे में। तो गिडेंस ने अपने जीवन के कैरियर के प्रारंभ में ही समाजशास्त्र की भूमिका को एक नवीन समझ की स्थापना के रूप में स्थापित किया है। उस समय प्रकारवाद समाजशास्त्र में एक प्रमुख सिद्धांत, अध्ययन पद्धति तथा उपागम था। समाज का विश्लेषण कैसे किया जाए के संबंध में दुर्खिम ने समाजशास्त्रीय विधि के नियम 1895 में विशेष आधार माना गया है। कार्ल मार्क्स और वेबर भी समाजशास्त्र के संस्थापक पिता माने जाते हैं। उनकी भी आलोचना की। गिडेंस इसके कटु आलोचक थे तथा विशेष रूप से मार्क्स और वेबर के आलोचक रहे। 1970 के दशक के मध्य तक गिडेंस का कार्य तथा विचारधारा बृहद समाजशास्त्र और लघु समाजशास्त्र संबंधी विषयों पर विशेष वर्णनीय रही तथा इन दोनों दृष्टिकोणों बृहद तथा सूक्ष्म के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए गिडेंस ने कार्य किए। अपने समाजशास्त्रीय सिद्धांत में इन दोनों प्रारूपों को लागू करने का भी उन्होंने सुझाव दिया। उनके अनुसार समाजशास्त्रियों को सामाजिक संरचना तथा उसमें रहने वालों का प्रत्यक्ष परिणाम रूप में अध्ययन करना चाहिए और उसे समझना चाहिए। गिडेंस ने इसी संबंध में कहा था कि समाजशास्त्र को कैसे अध्ययन करना चाहिए, पारस्परिक प्रभावित तरीकों पर विचार करना चाहिए, सामाजिक संरचना तथा एजेंसियों के मध्य रुचि लेनी चाहिए तथा किस प्रकार से स्वरूप तथा पुनः स्वरूप निर्मित होते हैं। लोग कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। निष्कर्ष में अपने द्वंद्व संरचना शब्द की रचना करी है। तो इसी प्रकार गिडेंस ने इसी के साथ अपना आधुनिकता व पहचान का भी सिद्धांत दिया था। एथेने गिडेंस ने 1990 के दशक में अपनी दो प्रमुख पुस्तकें लिखी थी, आधुनिकता और आधुनिकता तथा स्वयं के पहचान के परिणाम। ये दोनों कृतियाँ पूर्व आधुनिकता और देर आधुनिक विचारों के संबंध में प्रस्तुत की गई थी। इनमें से किसी को भी चुनने का मत नहीं था। उनकी मान्यता थी कि व्यक्तिगत क्रियाएं तथा कार्य के लिए और अधिक सोच विचार की आवश्यकता है। लोगों की पसंद सीमित है, पारस्परिक समाज में बाधाएं कम है, इसलिए व्यक्ति को अधिक सोच विचारने के उपरांत क्रिया करनी चाहिए। गिडेंस का यह भी मानना था कि उत्तम परंपरागत समाजों में अधिक तनाव है, लोग और अधिक कर्मकर्ता बन गए हैं, यानी अधिक कार्य करने लगे हैं। आधुनिक समाज बहुत अधिक एक प्रयोजन बन गया है, एक ऐसी चीज बन गया है जिसे सोच समझकर कार्यान्वित करना होगा। तो गिडेंस का तर्क था कि उत्तर परंपरागत समाज पिछले युगों की तुलना में अब बिल्कुल भिन्न तरीके से अपने आप को देखते हैं। अब स्वयं की पहचान के संबंध में लोगों का दृष्टिकोण बहुत अधिक आत्मचिंतन हो गया है। वो जो चाहते हैं और वो जो करना चाहते हैं के बारे में अधिक सोचने लगे हैं। रुचिकर बात यह भी है कि व्यक्ति अनुभव करता है कि जो कुछ मिल रहा है उसका मूल्य है और एक दूसरे पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं। आज भी लोगों पर सत्ता की पकड़ मजबूत है। तो गिडेंस का मानना है कि परंपरागत समाजों में शायद सामाजिक अन्याय तथा असमानता अधिक थी
उनमें व्यक्ति की सामाजिक संस्करण के संबंध में अधिक निश्चितता प्राप्त थी। व्यक्ति की समाज में क्या परिस्थिति है? गिडेंस के अनुसार उत्तम परंपरागत समाजों में स्वतंत्रता तो है, लेकिन उसके साथ बहुत अधिक अनिश्चितता भी जुड़ी हुई है। इसी प्रकार गिडेंस ने आधुनिकता के संबंध में भी अपने विचार प्रस्तुत करे। गिडेंस का मानना था कि आधुनिकता एक अवधारणा है जो संस्थागत सामाजिक जीवन तथा सामाजिक संगठनों में होने वाले जटिल परिवर्तनों से संबंधित है। ये जटिल परिवर्तन वो हैं जो यूरोप में 17वीं शताब्दी से प्रारंभ हुए थे और जो आज संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं तथा देखे जा सकते हैं। आधुनिकता एक ऐसी अवधारणा है जो सामाजिक जीवन तथा संगठनों के तरीकों को दर्शाती है, ऐसा गिडेंस का मानना था। गिडेंस का यह भी मानना था कि हम एक नवीन युग में खड़े हुए हैं जो हमें आधुनिकता से परे उत्तर आधुनिकता की ओर ले जा रहा है। लेकिन गिडेंस इस बात को नहीं मानते थे, वो इसके अवसाद तथा संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि अधिकतर यहाँ पर चर्चा का ध्यान संस्थागत रूपांतरण पर है जो भौतिक वस्तुओं के उत्पादन पर आधारित है और जिसका केंद्र सूचना से संबंधित है। ये विवाद अधिकतर दर्शन तथा ज्ञान मीमांसा के मुद्दों पर ध्यान देते हैं। तो गिडेंस की आधुनिकता का तात्पर्य संस्थाओं तथा व्यवहार के तरीकों से है जो पोस्ट सामंती यूरोप में बहुत पहले स्थापित हो गए थे, लेकिन बाद में 20वीं शताब्दी में तेजी से परिवर्तनों के कारण आधुनिकता की प्रक्रिया विश्व में महत्वपूर्ण बन गई है। इनके अनुसार आधुनिकता को सामान्य रूप से औद्योगिकरण की प्रक्रिया के समान समझा जा सकता है। तो फुकुयामा का इस संबंध में फुकुयामा के द्वारा दी गई परिभाषा है। फुकुयामा जो थे वो भी आधुनिकता के संबंधों से ही के विचारों से संबंधित थे। उन्होंने विचार दिए थे कि आधुनिकता उत्तर सिद्धांतों पर दुनिया का पुनर्निर्माण है, यह उदारवाद और मानववाद की जीत है। उसी प्रकार कॉलनिकोस ने कहा था कि आधुनिकता को पूंजीवाद के दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है। गिडेंस के अनुसार आधुनिकता बहुआयामी है। इस मान्यता के कारण आप अन्य समाजशास्त्रियों से अलग विचारधारा माने जाते हैं। आधुनिकता की विशेषताओं का भी इन्होंने वर्णन किया। इन्होंने बताया था कि आधुनिकता की निम्न विशेषताएं हैं जिसमें महत्वपूर्ण है पूंजीवाद, उद्योगवाद, समन्वित प्रशासनिक शक्ति तथा सैन्य शक्ति। तो गिडेंस के द्वारा जो दी गई आधुनिकता की विशेषताएं थी, हम इसके बारे में एक एक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पूंजीवाद की। तो पूंजीवाद उत्पादन की एक व्यवस्था होती है। पूंजीवाद को समझने के लिए उत्पादन के संबंध महत्वपूर्ण है। गिडेंस के अनुसार मार्क्स का पूंजीवाद उत्पादन, विनिमय, वर्ग प्रभुत्व का विश्लेषण तथा शोषण आज भी प्रासंगिक है। गिडेंस का कहना था कि मार्क्स ने शक्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया जो उनकी एक बहुत बड़ी कमी थी। मार्क्स ने यद्यपि पूरा दबाव और पूंजीवाद इन सब के बारे में अध्ययन करा था, लेकिन उन्होंने एक शक्ति के बारे में चर्चा नहीं करी जिसे गिडेंस ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी कमी माना है। इसी प्रकार उद्योगवाद की हम बात करते हैं तो उद्योगवाद में उत्पादन के तरीकों में निर्जीव शक्तियों का उपयोग किया जाता है। उत्पादन में वृद्धि आधुनिकता के परिणामों को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करती है। इससे नगरीकरण, गंदी बस्तियों में वृद्धि होती है और बाजार का विस्तार होता है। यही धीरे धीरे उद्योगवाद का रूप ले लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समन्वित प्रशासनिक शक्ति। तो गिडेंस का विचार था राज्यों द्वारा सूचना जानकारी एकत्रित की जाती है, सरकार की गतिविधियों से निगरानी एवं नियंत्रण दोनों बढ़ जाते हैं। इससे संरचना का महत्व भी बढ़ गया है जो आधुनिक संसार को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहा है। गिडेंस का मानना था कि राज्य लोकतंत्र के अवसर प्रदान करता है, इससे जटिल संसार में अलग अलग एजेंसियां पनप सके। नेक्स्ट है सैन्य शक्ति। तो आधुनिक दुनिया में सैन्य शक्ति राष्ट्र राज्य के साथ कार्यशील है। विकास, सैन्य शक्ति की गतिशीलता तथा युद्ध की गतिविधियां पूंजीवाद की संरचना, आकार के विकास के साथ ही वर्ग तथा वर्ग संघर्ष के विशिष्ट प्रतिमानों को प्रभावित करते हैं। गिडेंस आधुनिकता को बहुआयामी मानते हैं। तो इस प्रकार ये 4 संस्थागत आयाम हैं आधुनिकता के। आधुनिक दुनिया में सैन्य शक्ति राष्ट्र राज्य के साथ टिकी हुई है। सैन्य शक्ति युद्ध के विकास, गतिशील संरचना, आकार, पूंजीवादी विकास के साथ साथ वर्ग व वर्ग संरचना की खास पैटर्न को प्रभावित करती है। गिडेंस बहुआयामी रूप में आधुनिकता को समझते हैं।
और चारों आयाम संस्थागत आयाम हैं। आधुनिक समाज में केंद्रीय सुविधाएं तथा विकास व तनाव को समझने की एक रूपरेखा प्रदान करता है। तो इस प्रकार गिडिन्स ने आधुनिकता के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। धन्यवाद।